What was the meaning of amend or amendment? What was the meaning of amend or amendment? अमेंड या अमेंडमेंट जो शब्द है जो इसमें लिखा गया है या लिखे गए हैं आपके आर्टिकल 368 में, मे अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील, तो ये जो अमेंड शब्द है या उसी का डेराइवेटिव है 368 में, तो अमेंड लिखा गया है, ठीक, क्लाउज 1 में, उसी का डेराइवेटिव है अमेंडमेंट। तो इन शब्दों का क्या मीनिंग होना चाहिए? You are talking about a change. Amendment means change. So what is the meaning of the word amend or amendment? इसी इशू को डिस्कस करने के प्रोसेस में कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था। In the process of discussing this issue only, the court gave the doctrine of basic structure. You see, with all humility, I am saying this. I created this organization whenever I may have created it, way back in 1997 and formally in 2001. So when I created this organization and the rules for this organization, there was no pre-existing organization by this name, and there were no pre-existing rules of this organization. So I created it for the first time. It was an original power to create it and to create the rules of this organization, rules of functioning and the basic principles of this organization. Now we have got so many people working here. Your teachers are there, your office support team is there. So they also have to create rules. Let's presume that they also have to create rules. Particularly the office support team has to create rules as and when required. So they will mold the rules accordingly. जो ओरिजिनल रूल्स मैंने बनाए थे उनको ये लोग उसी हिसाब से मोल्ड करेंगे। बट कैन दे, उनका जो पावर है मोल्ड करने का, उनका पावर है रूल्स को चेंज करने का, और जो मेरा पावर था ओरिजिनल रूल्स बनाने का, इन दोनों को क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? आंसर इज नो. Because when I was making the rules or principles, so it was an original thing that I was doing. And when they are doing it, they are deriving from the power from the existing rules itself. Now, when I started the organization, so I could have made it a very profit-oriented, only profit-oriented organization. उस केस में मुझे ये होता कि भाई स्टूडेंट आया, पढ़ के चला गया, कोर्स ख़त्म कर दो, जैसे तैसे चला गया, उसके बाद मुझे उस स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। वो दोबारा किसी हेल्प के लिए आता है तो मैं उससे पैसे मांगूंगा कि पैसे दोगे तब तुमको हेल्प मिलेगा। दूसरा ऑप्शन था मेरे पास कि नहीं, स्टूडेंट एक बार एनरोल हो गया तो उसने हमको ट्रस्ट किया है, तो हम जब तक उसका सिलेक्शन ना हो जाए उसको हम क्लास में तो दोबारा नहीं अलाउ कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि क्लास में तो जगह की कमी हो जाती है, लेकिन हम अदरवाइज ऑफिस सपोर्ट उसको देते रहेंगे, मटेरियल का या जो भी सपोर्ट है, टेस्ट पेपर्स व्हाटएवर। तो इन दो ऑप्शंस में से मैंने एक ऑप्शन चुना, सेकेंड वाला, और इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास। मैंने जो बेटर ऑप्शन था कोचिंग के लिए और स्टूडेंट्स के लिए वो चुना, तो वो मैं ओरिजिनल रूल्स क्रिएट कर रहा था। नाउ देयर अमेंडिंग पावर इज विद इन द डोमेन ऑफ दोज रूल्स, विद इन द डोमेन ऑफ दोज रूल्स, एंड दे are having a derivative power from the original rules of the organization, and I had an original power, but then I also, my power, original power तो था, लेकिन I also could not go against the betterment of the students. मैं भी 100% प्रोफेशनल होके और नेगेटिवली प्रोफेशनल होके सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता, तो वो रिस्ट्रिक्शन तो मेरे ऊपर भी था। अगर वैसा होता तो शायद आज हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। प्रॉफिट कम्स ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आता, बहुत प्रॉफिट आता है, इट कम्स ऑटोमेटिकली, बट द प्राइम टारगेट शुड नॉट बी प्रॉफिट, प्राइम टारगेट शुड बी गुड टीचिंग। ठीक है। सिमिलरली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, द फ्रेमर्स हैड टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज द रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रेमर्स? फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया उनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस था?
उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस था, एक्सप्रेस रेस्ट्रिक्शन कहीं पे भी नहीं था, इम्प्लाइड रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर भी थे। वो इंडियन सोसाइटी की ज़रूरतों के खिलाफ नहीं जा सकते थे, वो इंडियन सोसाइटी की ज़रूरतों के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इंडियन सोसाइटी का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमको कहाँ से सीखने को मिलेगा? We learn that, we'll come to know about those principles from our freedom struggle, because it was after the freedom struggle that we became independent. So that was in the freedom struggle, the whole of India, all the people of India had certain aspirations. Now, I don't remember what was the population of India at that time, but I think it was not less than 30 to 40 crores. उस समय भी 30-40 लोग का पॉपुलेशन, 30-40 करोड़ का पॉपुलेशन ज़रूर रहा होगा इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो 30-40 करोड़ लोगों का ये, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो, तो इतने लोगों का ये डिज़ायर था। और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पॉपुलेशन उसी से तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, उन्हीं लोगों के जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन्स, वो मल्टीप्लाई होते होते आज पॉपुलेशन 130-40 करोड़ हो गया है। ठीक, तो उन लोगों के एस्पिरेशंस फ्रीडम मूवमेंट में झलकते थे। देयर एस्पिरेशंस वाज मैनिफेस्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? एंड this freedom movement therefore incorporated those aspirations and certain basic principles which people had followed, which people had aspired. And therefore when the constitution makers made the constitution, they were also bound by those aspirations, those principles. And therefore it is not to say that when framing the constitution makers, the constituent assembly, could create any and every kind of a constitution. They had to create a constitution which was suited to the Indian society, which will be easily accepted by the Indian society, which embodies the principles and the aspirations of the people of India, and those principles and aspirations were manifest in the freedom struggle. Yesterday I was telling you that if you have to understand the real essence of the constitution, then go back and go down to the time when the constitution was framed, what was the structure, what were the aspirations, and those aspirations were not bad for the future also. आज के लिए भी वो aspirations गलत नहीं है. For today also, those aspirations are equally applicable, those principles are equally applicable. If we had the principle of natural justice at that time, if we had the principle of non-arbitrariness at that time, I am not saying that these words were written in the constitution, but implicitly they were there in the constitution, impliedly they were there in the constitution. If we had the aspiration of socialism, if we had the aspiration of democracy, if we had the aspiration of secularism, and so on and so forth, so these aspirations, these principles, if we had the aspiration of fraternity, so these aspirations and these principles were not unsuited to the Indian society at that time. In fact, that were the most suited, and they are not unsuited to the Indian society today also. आज भी वो unsuited नहीं है, आज भी वो उतना ही suitable है जितना उस समय था. So it was a very far-sighted kind of a framing of the constitution that the Constituent Assembly did, and it was not, whatever they wrote in the constitution was not alien to the Indian society, because they had also derived those principles and the values and the aspirations from the society itself. वो भी उन्होंने सोसाइटी से ही निकाला था, और सोसाइटी का विलिंगनेस, सोसाइटी के एस्पिरेशन, सोसाइटी के डिजायर्स किसमें मैनिफेस्ट हो रहे थे. अब 200 साल का हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था. It was a freedom struggle of almost 100 years, तो बिल्कुल डायरेक्टली था ना, जो 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने अक्वायर किया था ना. 1858 था ना वो, 57 के बाद 58, तो उस समय से लेकर लगभग 100 साल तो इधर हो गए, 1947 1950 तक, लगभग 90-100 साल. उसके पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी लड़ रहे थे, तो लगभग 200 सालों का हमारा ये स्ट्रगल पीरियड था. उस पूरे स्ट्रगल पीरियड में कितने जनरेशन्स आए, और हर जनरेशन का एक ही कॉमन डिजायर था, अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन इन द कंट्री. एंड सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन कुड बी ब्रॉट अबाउट ओनली बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, दैट इज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. And socio-economic revolution would create
a society which is based upon socialism, which is based upon democracy, which is based upon secularism and similar values, which aims at fraternity. So these were the values that we had aspired for when we struggled against the British rule. And it is these values, these aspirations, these principles, natural justice and so on and so forth, यही सारे प्रिंसिपल्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम प्रिंसिपल्स की तरह लिखे, और वो उस समय के हिसाब से बहुत सूटेड था, और वो आज भी सूटेड है, और आज से 100 साल बाद भी सूटेड होगा. That will be suitable to the Indian society even after 100-200 years, because these are all good goals of the constitution and good goals of any society. Is that fine? So the first and foremost, you say that first and foremost, the Indian constitution is a social document. Why do we say so? Indian constitution is first and foremost a social document. हम ऐसा क्यों कहते हैं? It is not a political document. Political things are there in that. Elections and many other things are there in that. But primarily the essential feature of the constitution is a social feature. We aim at bringing about a complete social revolution, and not only social, socio-economic revolution in the society. हमारा पर्पस है कि हम समाज में संपूर्ण रूप से सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति ले आए, और इसी पर्पस के साथ हमने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था. क्योंकि हमने क्यों रिएक्ट किया पॉलिटिकल, वो ब्रिटिश सॉवरेंटी के खिलाफ, ब्रिटिश सुप्रीमेसी के खिलाफ हमने क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि हमको डे टू डे लाइफ में सफ़र करना पड़ता था. हमारे सारे रिसोर्सेज वो लेके जा रहे थे. ड्रेन ऑफ वेल्थ, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. वी हैड टू सफ़र ऑन द सोशल फ्रंट. प्लस इट इज़ नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स, there was a lot of problem within the Indians also. Discrimination based upon caste, untouchability, इस तरह के बहुत सारे problems Indians में भी थे. Domination by the zamindars, domination by the kings and the princes. So this kind of a societal problem existed within the Indians, within the Indian society. It was not only the Britishers making us suffer, it was the Indians also, better off Indians, who are making the others suffer. So we had to bring about a complete revolution in the society so as to create a very good way of living for all the people of India. That was the aspiration. But for anything and everything that we do or we did, the first and the foremost requirement was political independence. जब तक आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक इन समस्याओं को आप कैसे दूर करोगे? ब्रिटिशर्स तो डिवाइड एंड रूल में विश्वास करते थे, तो वो तो खुश थे कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, समाज में सफरिंग्स है, समाज में लोग परेशान हैं. उनको तो अच्छा था, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि उससे उनको रूल करने का मौका मिलता था. तो वो क्यों इन सब चीज़ों को दूर करेंगे? कुछ ब्रिटिशर्स थे जो उन्होंने भी कोशिश की काफ़ी चेंजेस करने की, लेकिन बहुत रेयर. ठीक, सती प्रथा वगैरह हटाया था ना इन लोगों ने, तो बहुत रेयर. तो इट वॉज द foremost requirement that Indian society becomes free from the British rule. It was the first and the foremost requirement that the Indian society got rid of the British rule. Once you acquire political independence, then after political independence, it will be our own government. Our own government will be sympathetic to the people of India. They and who will create the government? The people of India will create the government. So we presumed that they will create a good government for themselves, and that good government will make rules, laws, etc. and implement them for the betterment of the society. Those societal vices, जो सामाजिक हमारी कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको दूर करने के लिए हमारी अपनी गवर्नमेंट काम करेगी, और हमारी अपनी गवर्नमेंट काम कर भी रही है. आज भी कर रही है, और पहले भी किया है, और आगे भी करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली लोगों का गवर्नमेंट होता है. डिग्री वैरी कर सकता है, किसी गवर्नमेंट में ज़्यादा होगा, किसी गवर्नमेंट में कम होगा, वो उनकी अपनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज़ के हिसाब से चलता है, लेकिन करते सारे गवर्नमेंट्स. इज दैट फाइन? तो ये हमारा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का टारगेट इसीलिए था. लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होने के बाद हम क्या करने वाले थे समाज में?
We had to bring about a complete transformation in the society. We had to bring about a complete socio-economic change in the society, and that is what we call socio-economic revolution. Many vices of the society had to be abolished by making laws, and many problems had to be solved in the society. तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन है ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन के दो पर्पसेस थे. एक तो था गवर्नेंस, लोगों पे गवर्नेंस कैसे होगा, कौन करेगा, उसके पावर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, लोगों का वेलफेयर कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, ये सारी चीजें. और इनके अलावा सामाजिक और आर्थिक जो क्रांति है वो किस तरह से लाया जाएगा, लोगों का वेलफेयर किस तरह से किया जाएगा, ये भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में होना था. और इसी उद्देश्य के साथ विद दैट objective we framed the Indian Constitution. So Indian Constitution was primarily a socio-economic document to bring about societal transformations, to give a better life. Ultimate target is to give a better life to the individuals and groups and to create fraternity amongst the society. That is why we call that Indian Constitution is first and foremost a social document. Is that fine? हमारा ये राहुल साइएस है. It is also an organization. What is the first and foremost principle of this organization? Welfare of the students. Welfare in the sense of good teaching. Welfare in the sense of conservation and promotion of interests of the students. Welfare in the sense of making the students become successful in the exams. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो भी तो वेलफेयर का ही है. अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएगा. अगर इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते और सोशियो इकोनॉमिक चार्टर नहीं बनाते, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए हम उसमें प्रोविजंस नहीं बनाते, तो हमारा सोसाइटी तो फिर वैसा ही होता जैसे ब्रिटिश रूल में था. तो हमने क्या चेंजेस लाए? आप देखोगे गवर्नमेंट, आज भी गवर्नमेंट अक्सर कुछ लॉज, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करती रहती है. तो वो सब क्या है? दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ओनली. नो, इतने सारे लॉज, इतने सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ओनली. नो, सो दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अपना एसेंस लूज कर जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन विल लूज इट्स एसेंस विदाउट दैट. इज दैट फाइन? कॉन्स्टिट्यूशन विल लूज इट्स एसेंस, लूज इट्स पर्पस without that welfare dimension, without that socio-economic revolution dimension of the Constitution. Constitution cannot be just a document for governance. It has to be a document with some purpose, with some eyesight, with some changes, with the target of bringing about some changes. So that is what is the aspirations of the people, and that is what is the aspirations of the Constitution. You cannot have such a solemn document without any purpose. हो सकता है क्या कि इतना बढ़िया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, उसका कोई पर्पस ही नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे होगा उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट, एक चार्टर बना दिया. पॉलिटिकल गवर्नेंस, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है? सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है. सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, उसके लिए हमारे पास पॉलिटिकल गवर्नेंस का भी रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. लेकिन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे? बाय अचीविंग द गोल्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में हम फ्रेटर्निटी कैसे डेवलप करेंगे? हाउ विल वी डेवलप फ्रेटर्निटी? वाई शुड आई लुक इन गुड फेथ अपॉन यू? वाई शुड यू लुक इन गुड फेथ अपॉन मी? वाई शुड वी फील वन with each other? Why should we respect each other? So there are certain larger goals in which you are also benefited, I am also benefited. We are complementing each other, and in light of those larger goals, the societal fraternity will be promoted and created. एग्जाम में भी आंसर लिखोगे ना, तो इतना बड़ा आंसर कहाँ लिख पाओगे? टाइम, उतना जगह तो होती नहीं है, तो वहाँ पे तो कंसाइज एंड प्रिसाइज आपको लिखना पड़ेगा.
लेकिन एक होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एक होता है लिखना एग्ज़ाम में। उसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे आप लिखते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इतना कुछ पढ़ा या इतना कुछ सुना, लिखोगे आप इतना, उसी को आप छोटा करके इतने में लिखोगे। That is how you have to hit the exams. But when I am speaking about all this, I am not talking in the sense of only the exams. My target is not only the exams. My target is, obviously, exams are based upon this only. My target is to make you understand. Once you have understood, तो एग्जाम्स तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे उसमें। ठीक, अब जैसे बेसिक स्ट्रक्चर पे सवाल आ गया, तो या केशवानंद भारती पे सवाल आ गया, तो आप ये जो लास्ट पॉइंट था हमारा, मीनिंग ऑफ अमेंड एंड अमेंडमेंट, कितना लिख पाओगे? 2 पैराग्राफ्स मैक्सिमम, क्योंकि और भी तो पॉइंट्स हैं लिखने के लिए, लेकिन यही मेन पैराग्राफ होगा जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की गई है। तो इसको तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट इन वेरी ब्रीफ, आंसर राइटिंग स्किल्स यू हैव टू लर्न, विच मी एंड द अदर टीचर्स कीप गिविंग यू एट टाइम्स। ठीक है, सो दिस इज वाई वी कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट। तो मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो गोल्स हैं हमारे, इन गोल्स को क्या हम त्याग सकते हैं आज? क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं, लोगों का वेलफेयर नहीं होगा, सोशलिस्टिक पैटर्न नहीं होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हम ख़त्म नहीं करेंगे, हम सेक्युलर कम्युनल एक्टिविटीज़ जो है समाज में उसको हम प्रमोट होने देंगे, करने देंगे, हम कम्युनल हार्मनी एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश नहीं करेंगे? क्या ये सब हम कर सकते हैं आज? अगर कर सकते हैं तो फिर तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि यही जो गोल्स हैं, यही जो वैल्यूज हैं, यही जो प्रिंसिपल्स हैं, इक्विटी, जस्टिस, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रारीनेस एंड मेनी मोर, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कंट्री, आपका रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द कंट्री, उसके अलावा आपका सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या, इक्वालिटी, ये सब क्या है? दीज आर ऑल द एसेंशियल वैल्यूज एंड दीज आर ऑल रिलेटेड टू ultimately developing that fraternity in the society, and these are all related to ultimately binding the society, that coherence in the society. अब इनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रॉब्ड ऑफ इट्स एसेंस। अगर ये सब हटा दो तो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो एसेंशियल वाइटैलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक, अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको, आई एम टीचिंग ऑल दिस टू यू। अब अगर आप मुझे कह दो, समवन टेल्स मी कि नहीं नहीं, तुम ये जो टॉपिक है ना अमेंड और अमेंडमेंट, इसको तुम 2 मिनट में ख़त्म करो, बताइए मेरे टीचिंग का एसेंस रह जाएगा? उसके बाद 2 मिनट में ख़त्म करना है, मतलब टॉपिक बताओ और बस लिखवा दो 2-4 सेंटेंसेस, ख़त्म। तो विल आई नॉट लूज माई एसेंस, माई वाइटैलिटी, द वाइटैलिटी ऑफ माई टीचिंग? आई विल लूज। अगर आप आंसर्स में रीजनिंग्स नहीं लिखो, कॉन्सेप्ट्स ना लिखो, तो आपकी वाइटैलिटी, आपका एसेंस इन योर आंसर इज लॉस्ट, यू विल नॉट गेट मार्क्स। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से ये एसेंशियल प्रिंसिपल्स हटा दो, तो द कॉन्स्टिट्यूशन विल मीन्स ये फाउंडेशनल स्टोन्स, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हटा दो, कॉन्स्टिट्यूशन विल लूज इट्स आइडेंटिटी, लूज इट्स वाइटैलिटी, lose its essence. So can you amend the constitution in such a manner that you take away these founding stones, these essential principles of the constitution? That is the question. You have got very wide, you can amend, and by way of amendment you can vary, add, repeal any provision of the constitution. So can you vary, add or repeal the constitution or some provision to take away this essential essence of the constitution? If you do that, so you are robbing the constitution, you are taking away from the constitution its very essence, its very vitality, its very vibrance, its very purpose. Can you do that? No.
And therefore the court said in this case that those essential principles which lay at the foundation of the Constitution, which lay at the essence of the Constitution, at the very existence of the Constitution, they cannot be taken away. No matter how wide an amending power you have to restrict the amending power as subject to these essential principles. ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है. ये जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है. और उस बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसे बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या इन दीवारों में है. अब जैसे ये बिल्डिंग है, देखो आप, ये बीच बीच में आपको पिलर्स दिखेंगे. आप दीवार को तोड़ दो. जैसे इस फ्लोर पे हमको पीछे वाला वो गेट बनाना था, पीछे एक गेट है ना, रेड कलर का गेट, वो बाहर जाने के लिए वो गेट बनाना. जब मैं आया तो मैंने बोला कि इतना बड़ा हॉल है, इसमें इतने सारे बच्चे होंगे, तो मुझे फायर सेफ्टी और अदरवाइज जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा चाहिए, क्योंकि पहले इसमें एक ये गेट था और एक इधर गेट था. मैंने बोला वो पूरा चाहिए. तो लैंडलॉर्ड से बात हुई, उन्होंने मान लिया और उन्होंने वो वाला गेट, और ऑब्वियसली गेट 7 फुट या 8 फुट की चौड़ाई का होता है फायर सेफ्टी के हिसाब से, तो वो बनाया उन्होंने. तो हमने उसको चेंज किया, हमने ईंटें हटा दी और फिर चौखट लगा के गेट बना दिया. बाद में मैंने बोला कि नहीं, लकड़ी के दरवाजे से काम नहीं चलेगा, मुझे फायर रेजिस्टेंट दरवाज़ा चाहिए. ये मैंने खुद ही लगवाया, मतलब कोचिंग नहीं लगवाया है, उन्होंने नहीं किया था. तो मैंने बोला मुझे फायर रेजिस्टेंट दरवाज़ा चाहिए जिसमें कि आग अंदर ना आ सके. ठीक. तो मैंने सारे दरवाजे इधर भी ये दोनों फायर रेजिस्टेंट बनवा दिया. इधर तो खुला है, इधर तो ये दरवाज़ा है, उसके बाद खुला ही है सब कुछ, सीढ़ी ही है उसके बाद. फिर मैंने बोला एक बार कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे एक इमरजेंसी गेट भी चाहिए. अच्छा लगता है बिल्डिंग में अगर इमरजेंसी गेट हो ना, ये तो सारे ही इमरजेंसी गेट है, लेकिन मुझे एक अलग से छोटे वाला इमरजेंसी गेट चाहिए. वो अच्छा लगेगा, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस रहेगा, मुझे भी रहेगा. कहीं फंस आ गए तो वहाँ से लटक पटक के जैसे भी तुम निकल सकते हो. लटक के तो नहीं, सीढ़ी बनी है. तो अब इसके लिए भी नहीं मान रहे थे वो. फिर मैंने उनको बोला, कंपल्शन डाला कि बनाना तो पड़ेगा. फिर मैंने बोला कि नहीं, उसमें साउंड प्रूफ दरवाज़ा चाहिए, क्योंकि बाहर की आवाज़ आएगी. बगल में मारुति वाला वो है, वर्कशॉप है, तो वहाँ से आवाज़ आएगी, तो साउंड प्रूफ लगना चाहिए. तो ये पता नहीं जर्मनी से या कहाँ से बन के आया दरवाज़ा. ठीक, वहीं से बनाया आया था. तो वो हो गया. ठीक. अब हमने बहुत सारे चेंजेस कर दिए बिल्डिंग में, लेकिन हमने किसी भी पिलर को टच नहीं किया. अगर ये दरवाज़ा बनाने के लिए हम पिलर तोड़ दें, अब बताओ क्या होगा. एक भी मेन पिलर को हमने तोड़ दिया. कुछ तो आर्टिफिशियल पिलर्स होंगे, कुछ मेन पिलर है, कुछ तो डेकोरेशन के लिए आर्टिफिशियल पिलर्स होते हैं, लेकिन जो मेन पिलर हमने तोड़ दिया तो क्या होगा. तो बिल्डिंग का वो पोर्शन ढाट नीचे गिर जाएगा. ठीक. तो मीन्स बिकॉज द पिलर इज द फाउंडेशन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, उसको हम नहीं छोड़ वो कर सकते. जो बिल्डिंग के जड़ में जो फाउंडेशन है उसको हम नहीं तोड़ सकते, बिकॉज दीज आर द फाउंडिंग स्टोन्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन दैट. आपने कभी मकान बनते देखा है? तो देखोगे, सबसे पहले देखा हो शायद कभी, तो सबसे पहले क्या बनता है? एक तो नक्शा बनता है, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है कमरे का साइज और एटसेट्रा एटसेट्रा, कितने पिलर्स होंगे वो सब बनाता है, आर्किटेक्ट बनाएगा. साथ में एक सिविल भी होता है उनके, आयरन कितना मोटा लगेगा, कितने mm का लगेगा, कितने लोहे लगेंगे, कितने आयरन रॉड्स लगेंगे, वो सब डिसाइड होता है. तो दैट इज डिसाइडेड बाय द सिविल इंजीनियर. उसके बाद मकान के फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है. मकान का जितना पूरा साइज है ना, मान लो मकान 400 गज का है, तो 400 गज के बराबर बड़ा गड्ढा किया जाएगा, और वो लगभग 10 फीट 12 फीट गहरा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद ये लोग जो पिलर्स ऊपर निकलने हैं उसके लिए करते क्या है, एक पूरा लेयर बनाते हैं. सो दे विल create a complete जाल वेब ऑफ आयरन, और बीम का एक लेयर बनाते हैं और सबको आपस में जोड़ते हैं.
और उस पूरे की ढलाई करते हैं। मैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मकानों की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। आई एम नॉट एन इंजीनियर, सो आई डू नॉट नो इन एज मच ऑफ डिटेल्स, बट ब्रॉडली दिस इज व्हाट हैपन्स। तो पूरा एक जाल बना दिया उतना चौड़ा, 500 गज, 200 गज, 100 गज, जितने भी चौड़ा मकान है, पूरा एक जाल बना दिया नीचे, जो बिल्कुल इतना मोटा कंक्रीट आपके जमीन पे, जमीन के अंदर 10 फीट, 8 फीट, 12 फीट गहराई में वो पूरा एक लिंटर जैसा बन जाता है, और उसी में से फिर पिलर्स निकलते हैं। फिर वो पिलर्स ऊपर आएंगे, फिर जमीन के लेवल पे जाके फिर एक ऐसे बीम बनता है जो सबको जोड़ते हैं पिलर्स, अगर मजबूत मकान बनाना है तो। उसके बाद पिलर्स फिर और ऊपर चलते जाएंगे। ठीक, अब मकान किस लेवल पे बनाना है वो भी देखा जाता है। मकान आप जमीन से 6 फीट ऊंचा बनाना चाहते हैं या फिर जमीन से ही बनाना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट। तो हो सकता है कि एक बीम और पड़े और पिलर्स खड़े हो जाएंगे, नीचे वो जाल खड़ा है और बीच में बिल्कुल खाली है। उसके बाद उसमें मिट्टी, ईंट के टुकड़े और जो भी कूड़ा कबाड़ा भरा जाता है। ठीक, और उसके बाद फिर आपका फ्लोरिंग और वो सब चीज़ें आगे, फिर छत बनाना, दैट प्रोसेस। तो अगर हम चाहें तो हम उन पिलर्स को, उस जो लेयरिंग किया हमने कंक्रीट का और लोहे का, क्या उसको हम निकाल सकते हैं? एंड इफ यू टेक इट आउट, विल द बिल्डिंग सस्टेन? आंसर इज नो। आंसर इज नो, द बिल्डिंग विल नॉट सस्टेन। हाँ, बिल्डिंग की दीवारें तोड़ दो, आप नए दरवाजे बना लो, कुछ और बना लो, दीवारें तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लिंटर है, लिंटर मतलब वो जो बीम बनता है आयरन और कंक्रीट और सीमेंट का, उसको आप नहीं कुछ कर सकते। These are foundational pillars of the building that cannot be taken away. Similarly, when the constitution was made, there were certain foundational pillars of the building of the constitution which cannot be taken away, because in that case the very essence of the Indian society and the very essence of the constitution will be lost. Is that fine? समझ में आ रहा है कुछ? तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। द कोर्ट हेल्ड दैट दीज बेसिक प्रिंसिपल्स आर द बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब नदी चलती है तो नदी क्या हवा में चलती है? नदी भी तो अपना डायरेक्शन बनाती है, नदी का पानी भी तो एक डायरेक्शन में जाता है। तो उसके नीचे क्या होता है? थोड़ा बहुत तो सॉइल होगा, लेकिन उसके नीचे फिर चट्टान होती है ना, रॉक्स होते हैं, उसके ऊपर से नदी चलती है। हम बीच में सिल्ट विल्ट जमा होकर काफ़ी मोटी मिट्टी का लेयर बन जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसके अल्टीमेट नीचे यू हैव गॉट रॉक्स। दोज रॉक्स ले द पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ द रिवर। नहीं जाओगे उत्तराखंड, जाओ कभी, या कहीं भी हिल स्टेशन पे चले जाओ, तो पहाड़ी खाला आपको दिखती होगी। पहाड़ी खाला सुना है कभी? एनीवन फ्रॉम हिली एरियाज? उत्तराखंड खास करके वहाँ पे खाला बोलते हैं उसको। खाला समझते हो? जो छोटे झरने होते हैं, पानी के जो झरने होते हैं ना, वाटरफॉल जिसको आप लोग बोल देते हैं, तो वो तो बड़े वाला होता है वाटरफॉल, छोटे वाला तो खाला ही बोलते हैं उसको। तो बारिश होगी तो देखोगे कि पहाड़ों में अपने आप पानी एक डायरेक्शन में बहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि रॉक्स का वो स्लोप देखता है और स्लोप के हिसाब से पानी बहना शुरू हो जाएगा और उसको स्प्रेड होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, तो डायरेक्शन पानी का उसी स्लोप के हिसाब से होता है। स्लोप कौन बनाता है? रॉक्स बनाते हैं। ठीक, तो दोज रॉक्स क्रिएट द पाथ। सो दीज फाउंडिंग स्टोन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट द path for the movement and progress of the Indian society. These founding stones, these founding principles are what are the bedrock for the Indian society. Is that fine? If we take away these principles, the socialistic goals of the constitution, the ultimate purpose of establishing an egalitarian society will be लॉस्ट। तो जो हम एक अल्टीमेट एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि भारतीय समाज ऐसा होगा, आज भी तो हमारे पास टारगेट है कि भारतीय समाज ऐसा होगा। आज देखो इतना भेदभाव आज भी है।
जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गरीबी और अमीरी के नाम पे बहुत तरह के भेदभाव आज भी हैं। काफ़ी कम हुआ है, लेकिन शायद मेरे परसेप्शन में शायद 20-25%, 30% कम हुआ है। अभी भी 60-70%, 75%, 65% रहता है। अभी भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आना बाकी है। अब वो देखते हैं कब होगा, क्योंकि हमको इंडिपेंडेंट हुए अभी कितने साल हो गए? 75-76 साल हो गए। जोड़ के देख लेना, 23 से वो कर लेना -47 को, तो करके देख लेना कितना आता है। तो उतने साल में हम जितना प्रोग्रेस कर पाए, काफ़ी प्रोग्रेस कर पाए। हमको और स्पीड से प्रोग्रेस करना चाहिए था। किसी वजह से, पॉलिटिकल रीजनों से या व्हाटएवर रीजंस, हम नहीं कर पाए, लेकिन हमको करना है। आने वाले 10 साल, 20 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 50 साल में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को ही हटा दें, वी टेक अवे द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब बताइए क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन हम ला पाएंगे? Constitution will become purposeless. The Indian society will become purposeless. Indian society will become an uncivilized society. A lot of civil wars will start in the country if you lose the purpose, if you lose upon the purpose of the Constitution by taking away those essential vitality principles of the Constitution. Is that fine? So this is where the court held that these essential principles. अब I am being a bit vague when I am saying these essential principles. मैं आपको एक concrete list नहीं दे रहा हूँ, मैं 5-7 चीज़ों का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं concrete list नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको इक्विटी की बात कर रहा हूँ, जस्टिस की बात कर रहा हूँ, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रारीनेस, ये सब कह रहा हूँ। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी, रिपब्लिकन कैरेक्टर, इन सब की बात कर रहा हूँ। फ्रेटर्निटी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, इक्वालिटी। सो आई एम नेमिंग सम ऑफ देम, but I am not giving you a concrete list, because I cannot give you the concrete list, and even the court cannot give you the concrete list. With passage of time, after 1973, after the Keshwanan Bharati case, as and when the need has arisen, we have identified a particular principle, whether it is a basic structure, part of the basic structure or not. तो जैसे जैसे मामले सामने आएंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रिंसिपल्स आएंगे, दैट इज उसका एक एग्जॉस्टिव लिस्ट हम बना भी नहीं सकते, क्योंकि दैट इज ऑल इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एज एंड व्हेन द नीड अराइजेज, कोर्ट एग्जामिन्स इन अ पर्टिकुलर केस, क्योंकि कोर्ट भी तो उतना ही डिसाइड करेगा ना जितना उस केस में पूछा गया है, जो उस केस का इश्यू है उतना ही तो डिसाइड करेगा। उसके बियॉन्ड चला जाए तो ऑबिटर डिक्टा नहीं हो जाएगा। If the court goes beyond the issues in the case, that will be obiter dicta, that will not be binding upon the other courts. It may have a persuasive value, but it will not be binding. So court भी उतना ही decide करेगा ना जितना उनके पास सवाल या issue आया है। So with passage of time, after Keshwanan Bharati, we have been identifying, the Honorable Supreme Court has been identifying the various principles which are essential principles of the Constitution, which are a part of the basic structure. But we cannot say that today, as on, what is the date today? 22nd? Today on the 22nd of February 2023, 22nd of February 2023, we cannot say that this is the list and this is the final list of basic structure. ये हम आज नहीं बोल सकते, आज से 50 साल बाद भी नहीं बोल सकते। वो जब जब सिचुएशन आएगा तब तब कोर्ट एक्सप्लोर करेगी वेदर, हाँ काफ़ी लिस्ट हम बना चुके हैं धीरे धीरे विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लेकिन वो लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होना है, नहीं होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत गहरा है। बेसिक स्ट्रक्चर बहुत गहरा है और उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको डाइव लगाना पड़ता है। अगर किसी एक पॉइंट पे सवाल आ जाए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को डाइवर बनना पड़ता है। दे डाइव इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कम आउट विद अ पर्ल। Look, I have got a pearl with me. This is a part of the basic structure. That is how they do. Now, diving in the Constitution, I am not saying literally and physically they dive. Mentally, they have to dive into the Constitution. फिर बाहर निकलते हैं, जैसे नदी में से कोई निकला ऐसे हाथ निकाल के,
कि देखो एक मोती मिला मुझे। तो वैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस ऐसे ही मोती निकाल के आते हैं और कहते हैं देखो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो है, एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स गवर्निंग हमारा प्रिंसिपल है। हम क्यों हम बेसिक स्ट्रक्चर को ना माने, या क्यों हम बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कह दें कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं है। वाई शुड वी डू दैट? क्योंकि उस केस में तो हमारा पर्पसलेस सोसाइटी हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर होने से हम किसी गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसीज पे चीजों को नहीं छोड़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर है तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी के विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में रिजिड है, अपने आप में कहता है कि भाई ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे एस्पिरेशंस हैं और इनको आप नहीं हटा सकते। तो ये किसके ऊपर लगेगा ये रिस्ट्रिक्शन? आप नहीं हटा सकते। कौन नहीं हटा सकता? मैं नहीं हटा सकता, आप नहीं हटा सकते, लोग नहीं हटा सकते, गवर्नमेंट नहीं हटा सकता, जुडिशरी नहीं हटा सकती, पार्लियामेंट नहीं हटा सकता। क्योंकि हम सब we are all deriving our existence from the Constitution. We are all deriving our existence from the Constitution. So neither of us, now nor the government, nor the judiciary, nor the parliament, nor an individual, nor a group, nor an international agency, no one can make the Constitution devoid of those basic principles, because those basic principles are embedded, inalienable, and they are deep rooted within the very existence of the Constitution. They are deep rooted within the very existence of the Indian society. आ रहा है समझ में? ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक बार लिखवाऊंगा तो ज़रूर, तो वहाँ पे आप समझ जाओगे। ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आज मैं कह दूँ कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसा कुछ होता नहीं है, मान लो मैं आज कह देता हूँ, तो मेरे कहने से हो जाएगा क्या? अरे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट है बेसिक स्ट्रक्चर। मेरे कहने से बेसिक स्ट्रक्चर आ भी नहीं जाएगा और मेरे कहने से चला भी नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में वो इम्प्लिसिट है, वो अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो बेसिक स्ट्रक्चर है। कहते हैं ना, अभी आज मैं सीपीसी पढ़ा रहा था, इन द मॉर्निंग बैच आई वाज टीचिंग सीपीसी, सम ऑफ यू मे हैव बीन देयर। I said I was teaching inherent powers, and I said section 151 of the CPC does not confer inherent powers, rather inherent powers exist per se. Inherent powers are there because the court is there, and the court is the court of justice. Since you are a court and you are a court of justice, inherent powers will always be there. Since you are a court and a court of justice, inherent powers will automatically exist in you. It is not to be created by someone, it is not to be conferred by someone. Even the CPC does not confer the inherent powers. You are a court of justice, so obviously you will be having inherent powers. CRPC mein that is reserved for the high courts, 482 CRPC, and CPC mein that is reserved for all civil courts, that is under 151 of the CPC. Now, why it is only reserved for the High Court, that I will discuss when I talk about that in CRPC classes. तो वो क्यों है? क्योंकि आप कोर्ट ऑफ जस्टिस हो इसलिए है। बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन हो इसलिए है। कॉन्स्टिट्यूशन हटा लो, बेसिक स्ट्रक्चर भी हट जाएगा। लेकिन मान लो कॉन्स्टिट्यूशन हटा भी लेते हैं, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मान लो हम कॉन्स्टिट्यूशन हटा भी देते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो हट गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। समाज में रहेगा कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर? समाज में तो फिर भी रहेगा। समाज अनसिविलाइज समाज तो है नहीं ना, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, इट इज़ अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो समाज में तो फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर होगा। सोसाइटी विल बी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हटा भी लो, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज given about the constitution is taken away, fine, but society will still act on certain lines,
and those lines are always towards the betterment of the society. You may have seen so many civil wars in so many countries. देखते होंगे ना आप, सिविल वॉर्स, लड़ाई झगड़ा, ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है. डिसहार्मनी थोड़े बहुत लिमिटेड एक्सटेंट पे इंडिया में भी हो जाती है, लेकिन लार्ज स्केल मैसिव डिस्ट्रक्शन इंडिया में नहीं होता. क्यों? क्योंकि द सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी. द सोसाइटी हैज गॉट सर्टेन वैल्यूज, सर्टेन प्रिंसिपल्स, एंड दे लिव बाय दोज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. It is the government's job to make those principles by their laws, by their action, more and more strong, that so that the society becomes more and more coherent and stronger. ठीक, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है. एंड आई गेस सॉरी, तो कोर्ट हेल्ड की जो वर्ड अमेंड या अमेंडमेंट है, इसको हम ब्रॉड कंस्ट्रक्शन देंगे. वी विल गिव इट अ वेरी ब्रॉड कंस्ट्रक्शन, बट वी कैन नॉट गिव इट अ कंस्ट्रक्शन सो एज टू enable the parliament to take away the very essential existence of the constitution, to take away the very essential principles, aspirations, goals, purposes of the constitution. वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट को भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है. तो जिसने तुमको उत्पन्न किया उसी को खत्म कर दो, ये कैसे हो सकता है? जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट लो. मान लो ये पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, ये डाल है इसके, इस तरह से डाल है इसके. अब एक भाई साहब बैठ गए यहां पे, और एक कुल्हाड़ी लेके इसको यहां पे काट रहे हैं. ठीक, कुल्हाड़ी से इसको काट रहे हैं. क्या होगा भाई साहब का? अगर उल्टे डायरेक्शन में काटते, दूसरी तरफ काटते तो शायद बच भी जाते. यहाँ पे काट दिया तो धैड़ यहाँ पे गिरेंगे और फ्लैट. और गलती से कुल्हाड़ी अगर गलत पोजीशन पे पड़ गया तो कुल्हाड़ी यहाँ पे पड़ जाएगा. नहीं, ऐसे तो गए. तो दिस इज व्हाट दिस इज. You cannot destroy something which creates you. You cannot destroy something which creates you. That is against nature. And therefore, the parliament which has been created by the constitution cannot take away the essential identities, essential principles, essential spirit of the constitution itself. Is that understood now? ठीक है. Next point है आपका, are fundamental rights amenable? आर फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल. तो क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? अगर फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर है तो नहीं कर सकते. लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स अपने आप में जो शब्द हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उनका स्पिरिट बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप स्पिरिट को नहीं हटा सकते, शब्दों को आप अमेंड कर सकते. यू कैन नॉट टेक अवे द स्पिरिट, यू कैन टेक अवे द, यू कैन अमेंड द वर्ड्स. ठीक है.